के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं संस्कृत में आपको एक टॉपिक जो उपसर्ग है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हम बताएंगे उपसर्ग क्या है, इसकी संख्या कितनी है, इसके उदाहरण बताएंगे और इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उपसर्ग क्या है, तो वह शब्द जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो क्या करते हैं, हम धातु के समीप रख कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि आपके परिभाषा से ये बात आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए संस्कृत में उपसर्ग की संख्या जो होती है वो 22 होती है। जैसे क्या उपसर्ग है, जैसे की बात की जाए तो जैसे आपका हो गया अति, वी हो गया, नी हो गया, ये सभी क्या है, उपसर्ग है, जो क्या करता है कि किसी धातु के समीप आकर उसके एक अर्थ का निर्माण करता है, एक शब्द का निर्माण करता है, एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस उपसर्ग को हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इन 22 उपसर्ग को याद रखेंगे और इस पे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हम बताएंगे। इधर में आपको शब्द और ये हो गया आपका उपसर्ग, इधर वो शब्द रहेगा और इधर ये उपसर्ग रहेगा। जैसे क्या रहेगा, अतिविनी, एक शब्द मैंने बनाया वो आपका अतिविनी है, इसे मैं अपना से बनाया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग है, तो इसमें आपका उपसर्ग है अति, वी और नी। इसमें आपका उपसर्ग की संख्या कितनी है, 3, अति, वी और नी। उसके बाद है शब्द अनुनीर, है उपसर्ग अनु, नीर। इसमें उपसर्ग हुआ अनु और नीर। अगर इसमें बात किया तो 3 उपसर्ग अति, वी और नी। ठीक है, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अति, वी और नी। अगर मान लीजिए कि हमें एक बड़ा सा शब्द लग रहा है जिसे हम जल्दी से याद नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे एक शब्दों में याद कर सकते हैं, अतिविनी। अतिविनी में आपको ये याद रखना है कि इसमें 3 उपसर्ग होता है, अति, वी और नी होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अनुनीर की, तो अनुनीर में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अनुनीर में कौन कौन से उपसर्ग है। तो अनुनीर में 2 उपसर्ग होता है, एक अनु और दूसरा नीर। ठीक है, तीसरा बात करते हैं अपअधि। अपअधि की बात करते हैं तो अपअधि में 2 उपसर्ग, एक होता है अप और एक होता है अधि। इसमें आपका 2 उपसर्ग है, अप और अधि। उसके बाद बात करते हैं आप्रसम। आप्रसम, तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें 3 उपसर्ग, एक होता है आ, एक होता है प्र और एक होता है सम। इसमें उपसर्ग की संख्या कितने हैं, 3। आप्रसम में उपसर्ग की संख्या 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्पड़ी। अगर उत्पड़ी की बात की जाए तो उत्पड़ी शब्द में उपसर्ग की संख्या होगा वो आपका 2 होगा, एक होगा उत और एक होगा पड़ी। उत्पड़ी में 2 उपसर्ग, उत और पड़ी। उसके बाद बात करते हैं तो प्रति अभि। प्रति अभि, अब इस प्रति अभि में उपसर्ग की बात की जाए तो 2 उपसर्ग, एक होता है प्रति और एक होता है अभि। उसके बाद बात की जाए दुष्दूर। दुष्दूर, अब इस दुष्दूर की बात की जाए तो इस दुष्दूर में 2 उपसर्ग, एक होता है दुस और एक होता है दूर। इसमें 2 उपसर्ग, दुस और दूर होते हैं। उसके बाद आप बात किए तो सुपराव। सुपराव, अब इसमें सुपराव में बात की जाए तो सुपराव में 3 उपसर्ग, एक होता है सु, एक होता है पड़ा और एक होता है अव। यानी कि इस सुपराव की बात की है तो सुपराव में 3 उपसर्ग, सु, परा और अव होते हैं। और एक उपसर्ग आप जान लीजिए ये आपका उप होता है, एक उपसर्ग आपका उप होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि अतिविनी की बात की जाए तो अतिविनी में कितने उपसर्ग है, तो अतिविनी में 3 उपसर्ग,
अति, वी और नी, ये 3 उपसर्ग होते हैं, अति, वी और नी। अब बात की जाए अनुनीर में, तो अनुनीर में कितने उपसर्ग है? तो अनुनीर में 2 उपसर्ग है, एक अनु और नीर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस अक्षर में हलंत होता है उस अक्षर को हम आधा लेते हैं, हाफ लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है औप अधि में, तो औप अधि में भी 2 उपसर्ग, एक औप और एक अधि। उसके बाद बात आती है आप्रसम में, तो आप्रसम में भी 3 उपसर्ग होते हैं। आप्रसम में 3 उपसर्ग, एक होता है आ, एक प्र और एक सम। अब यहाँ पे इस म में हलंत है, तो इसका मतलब कि ये म जो होता है कभी अनुस्वार के रूप में आता है, कभी न के रूप में होता है, कभी म के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हलंत जो है इट मीन्स कि इसका हम हाफ यूज करते हैं, ठीक है। अनुस्वार के रूप में भी इसका यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं उत्पड़ी की, तो इसमें 2 उपसर्ग आता है, एक होता है उत और एक पड़ी। तो यहाँ पे अगर त में हलंत है तो इस त का भी हम कभी कभी क्या करते हैं, आधा यूज करते हैं, जनरली आधा ही यूज इसका होता है। अब बात करते हैं प्रति अभि का, तो प्रति अभि में कितने उपसर्ग है? तो प्रति अभि में 2 उपसर्ग, एक होता है प्रति और एक होता है अभि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दुष्दूर में, तो दुष्दूर में कितने उपसर्ग? तो दुष्दूर में भी 2 उपसर्ग, एक होता है दुष और दूसरा होता है दूर, यानी दुष्दूर में भी 2 उपसर्ग है। अब बात आती है सुप्राव शब्द की, तो सुप्राव शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं? तो सुप्राव शब्द में 3 उपसर्ग, एक सु, एक परा और एक अव, यानी कि इसमें 3 उपसर्ग होते हैं, सु, परा और अव, और एक लास्ट है जो आपका उप उपसर्ग है, ठीक है। तो ये सभी उपसर्ग क्या करते हैं कि किसी शब्द के पहले आकर एक अर्थपूर्ण शब्द लगाने का काम करता है, यानी किसी शब्द, यानी कि एक तरह से कहिए कि धातु, यानी कि धातु के पहले आकर ये क्या करता है, एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करता है। तो चलिए किसी ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे प्र उपसर्ग से क्या बनेगा? तो प्र उपसर्ग से प्रसार, जो शब्द बनेगा वो क्या है आपका, प्रसार है। अप उपसर्ग से क्या बनेगा? तो अप उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अपमान, अपमान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुपसर्ग से, तो अनुपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अनुरोध, अनुरोध, यानी कि प्र उपसर्ग से प्रसार, अप उपसर्ग से अपमान, अनुपसर्ग से क्या होगा, अनुरोधा। उसके बाद निस उपसर्ग से बात की जाए, तो निस उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाए निश्चय। आपको इस जो जिस अक्षर में हलंत होगा उसका आधा लेते हैं, यहाँ पर हम तालाबे स लिया, ठीक है। इस आधे अक्षर के जगह पर हम दंती स भी ले सकते हैं, जो जैसा शब्द बने उसके अनुसार हम यूज करते हैं। उसके बाद दुस, तो इस दुस उपसर्ग से जो बनता है वो दुष्कर्म, दुष्कर्म। उसके बी उपसर्ग से बनेगा वो हो जाएगा आपका बिहार। उसके बाद नी उपसर्ग से, तो नी उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा निदानम। अति उपसर्ग से, तो अति उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अतिसार, अतिसार। उसके बाद उत उपसर्ग से, तो उत उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा उद्धार, उद्धार। प्रति उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा प्रतिकार। परा उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा पराजय, पराजय। सम उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा संवाद। उसके बाद है आपका अब उपसर्ग से बनेगा अवरोध। उसके बाद निर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाए आपका निराशा। उसके बाद दूर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा दुराचार। आ उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा आपका आचार। उसके बाद अधि उपसर्ग से जो शब्द बनेगा
वो हो जाएगा आपका अधिकार। उसके बाद सुपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाए सुपुत्र। अभिउपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा अभिमान। परिउपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा आपका परिभव। तो इस तरह से क्या होता है कि इन सभी उपसर्ग से शब्द बनने का काम करते हैं। जैसे आपका अनुस आप से बना अपमान, अनु से बना अनुरोध, इस तरह से क्या करते हैं हम शब्द बनाने का काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचान करेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, या फिर ये कैसे बताएंगे कि इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। इन सभी बातों को देखते हैं। जैसे सवाल ये दे रखा है आपको कि निवेदनम, निवेदनम शब्द में, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग दिया है नी, उसके बाद दिया है नीर, और उसके बाद दिया है नीस, और उसके बाद इसमें उपसर्ग दिया है नी। ये आपका नी है। अब आप बताइए कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अब आपको मैंने बताया है कि अगर नी लगा हुआ है तो एक नी भी उपसर्ग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। आपने नी उपसर्ग नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है नी उपसर्ग, तो उस स्थिति में जो इसका आंसर होना चाहिए वो नी होगा। इसलिए ये नी होगा क्योंकि ये निस है और ये नीर है, ठीक है। तो ये दोनों हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका जो शब्द आ रहा है वो नी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हर्षी की बात है तो भाई इसमें भी हर्षी, इसमें भी हर्षी और इसमें भी हर्षी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नीर होगा। उसमें निश्चित तौर पर अगर नीर होता तो उसमें नी के साथ र होता या र की कोई मात्रा होती। यहाँ अगर बात किया निस उपसर्ग में तो नी होता और उसके साथ स की कोई मात्रा होती, या तो ये आधा सौ होता या फिर पूरा सौ होता। जैसा भी कंडीशन होता, जिस तरह से वो शब्द बनता वैसा होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नी है, इसके साथ और नहीं र है और नहीं स है। इसका मतलब कि ये दोनों हो नहीं सकता है और ये उपसर्ग होता नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, नी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोकित, आलोकित पद में, आलोकित पद में कौन उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है। आपसे पूछा जा रहा है कि आलोकित पद में कौन उपसर्ग है। आपको उपसर्ग दिया है आंग, उपसर्ग दिया है अनु, उसके बाद उपसर्ग दिया है अव, और उसके बाद उपसर्ग दिया है अप। अब देखिए यहाँ पे अनु तो उपसर्ग होगा नहीं क्योंकि उसमें अनु होना चाहिए। अव उपसर्ग भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें अव होना चाहिए, और अप उपसर्ग भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें अप होना चाहिए। ये आपका आंग है, आ है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंग होगा। क्योंकि इस शब्द में देखिए तो आपका पहला अक्षर जो है वो क्या है, आ है, इसलिए आंग उपसर्ग हुआ। ये अनु हो जाता है जो कि अ उपसर्ग होता है, केवल अ होता, आ नहीं होता तो, और उसके साथ नु होता तो माना जाता। यहाँ पे अब हो यानी कि वह भी होता साथ में तो माना जाता है। अगर अप है तो उसमें प भी होता तो माना जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शब्द में क्या है, आ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा, आ होगा, यानी कि ये आंग शब्द होगा, ठीक है। इसमें उपसर्ग की बात की है तो आंग उपसर्ग होगा। पराजित में कौन उपसर्ग है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पराजिता में कौन उपसर्ग है। आपको कुछ यहाँ पे उपसर्ग दिया है। पहला है प्र, उसके बाद है पड़ी, उसके बाद है जीता, और उसके बाद है आपका परा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो प्र होगा नहीं क्योंकि इसमें प्र है नहीं। परी की बात है तो इसमें परा है, परी भी नहीं है, इसलिए ये भी उपसर्ग नहीं हो सकता है। जीता उपसर्ग होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परा होगा, क्योंकि परा उपसर्ग होता है। इस शब्द का यानी पराजिता शब्द में अगर उपसर्ग की बात की जाए तो क्या होगा, परा होगा। उपचरती में
कौन उपसर्ग है। अब आपको उपचरती में कौन उपसर्ग है इसकी बात पूछ रहा है। एक है पहला चरती, पहला है आपका चरती, उसके बाद है आपका उप, उसके बाद है चर, उसके बाद है ती। अब आपने देखा है कि भाई ती उपसर्ग नहीं होता है, अति होता है बट ती नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। चर उपसर्ग होता नहीं है और चरती भी उपसर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उप होगा। क्योंकि ऐसे भी शब्द में आपको पहले क्या दिख रहा है, उप दिख रहा है, और उप ही उपसर्ग होगा, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग उप जो है उपसर्ग भी होता है और इस शब्द में भी पहले क्या आया है, उप आया है, इसलिए आपका उपसर्ग उप होगा। अब बात आती है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। कुछ शब्द इसमें दिया हुआ है, जैसे प्रमाण, प्रणाम, परामर्श, प्रकार और दिया है परिवार। अब इसमें कौन सा उपसर्ग बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें उपसर्ग क्या है, परा। तो भैया जिसमें परा उपसर्ग है, अगर परा उपसर्ग से कोई शब्द बनता है तो उसमें परा होना चाहिए। तो ये प्र है और ये परा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्र है और ये जो उपसर्ग है वो परा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो ये पड़ी है, परा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, परामर्श, ठीक है। परामर्श ही आपका आंसर होगा क्योंकि इसमें परा उपसर्ग है, उपसर्ग परा की बात की जा रही है, परा उपसर्ग की बात की जा रही है, इसलिए आपका हो जाएगा परामर्श। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। कुछ शब्द दिया है, जैसे पहला शब्द है आपका निर्णय, निर्णय, उसके बाद है आपका निर्माणम, निर्माणम, उसके बाद आपका दिया है वो है आपका नियमम, और उसके बाद आपका दिया है निरोग। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर्षी और इसमें दीर्घी है, तो ये तो संभव ही नहीं है। अब बात आती है इसमें भी हर्षी, इसमें भी हर्षी, इसमें भी हर्षी, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसमें नीर उपसर्ग होगा। आपको मैंने बताया कि अगर किसी शब्द के साथ हलंत होता है तो उसका हम हाफ अक्षर का यूज करते हैं। यहाँ पर जो ये यूज किया गया है वो आधा र यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ये यूज किया गया है वो क्या है, आधा र है। अगर आधा र है तो उसमें नीर उपसर्ग होगा। और आपको उपसर्ग जो पूछा जा रहा है वो कौन सा पूछा जा रहा है, नी, न कि नीर। नीर उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, नी उपसर्ग पूछा जा रहा है। इसमें नीर उपसर्ग है, इसमें भी नीर उपसर्ग है। क्यों नीर उपसर्ग है, क्योंकि इसमें आधा र है, ठीक है। इसमें भी आधा र, इसमें भी आधा र, तो ये नीर उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो नियमम होगा, इसमें ही क्या है, नी उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि प्रहर्ती, प्रहर्ती में कौन सा उपसर्ग है। प्रहर्ती में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए आपको प्रहर्ती में कौन सा उपसर्ग है इसके बारे में पूछा जा रहा है। कुछ शब्द दिया है, जैसे इसमें है उपसर्ग परा, उसके बाद है उपसर्ग हर, उसके बाद उपसर्ग है ती, उसके बाद उपसर्ग है प्र। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, परा, इसमें परा शब्द नहीं है, परा हर, परा हरती ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। परा हरती शब्द नहीं है, प्रहर्ती शब्द है, तो ये तो होगा नहीं, ये उपसर्ग होता नहीं। अतिविनी होता है ना कि ती उपसर्ग होता है, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा वो प्र होगा, यही प्र उपसर्ग इसमें होगा। अब है संसार, संसार में कौन उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है। आपसे पूछा रहा संसार में कौन उपसर्ग है।
एक है शाम, एक है आप्त, उसके बाद सम, उसके बाद सन। आपको मैंने बताया कि सन उपसर्ग नहीं होता है, आपको हमने बताया है कि सम उपसर्ग होता है लेकिन सन उपसर्ग नहीं होता है, शाम उपसर्ग नहीं होता है, आप्त उपसर्ग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? शाम होगा, क्योंकि मैं बताया था कि आपको जिस अक्षर में हलंत होता है उस अक्षर को हम आधा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इस म के बदले हम अनुस्वार भी ले सकते हैं। उसके बाद है परिश्रम में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग है। अब देखिए परिश्रम में कौन उपसर्ग है, आपको ऑप्शन दे रखा है श्रम, उसके बाद दे रखा है पड़ी, उसके बाद आपको दे रखा है पड़ी, और यहाँ पर दे रखा है पड़ा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस परिश्रम में, सॉरी ये परिश्रम है, इस परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए श्रम उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अब बात आती है पड़ी, यहाँ पर देखिए ये क्या है? हर्षी है, इसमें जो री है वो हर्षी है, बट इसमें जो री है वो क्या है? दीर्घी है, इसलिए ये भी उपसर्ग होगा नहीं। परा ही तो परा है, आ है, और ये परा उपसर्ग की बात नहीं, पड़ी की बात की जा रही, इसलिए आपका आंसर ये होगा पड़ी होगा, क्योंकि इसमें शब्द जो है वो परिश्रम है जो कि पड़ी है, इसलिए पड़ी उपसर्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।